मेरी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को ना देख सकी, क्योंकि वह रात को जब आते, तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता। सास से पूछती, तो वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाती और सच जानने के लिए एक दिन मैंने अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद कमरे में छिप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गईं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी अपने रूम में और मुझे आए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे पति का कहीं अता पता नहीं था। अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर किया था। मैं पिछले कई घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठ बैठकर मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो चुका था। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नजर नजर दौड़ाई, तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थी। शादी से पहले लड़का और लड़की की फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतजार तो ना जाने मुझे कब से था। और मुझे जब लाकर इस कमरे में बैठाया गया, तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर इतने घटने घंटे बैठने के बाद ना सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाई ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी खत्म हो चुके थे। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद में बहने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड के क्राउन से टेक लगाकर सो गई। अब और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोल कर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है। मैं सकपका कर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे पति की आवाज सुनकर मेरी सारी थकान वही दम तोड़ गए हो। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी हुई हुई थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही कमरे में ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूं बात कह रहे थे जैसे मुझे मुझसे शर्मा रही हूँ, उन्हें मुझसे शर्मा रही हूँ। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी, आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है, एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर पति कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था जब आपको मेरे पास लाकर बैठाया गया। आप बहुत खूबसूरत हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है। मुझ पर किसी ने जादू करवाई थी ताकि मेरी शादी ना हो सके। इसलिए पंडित जी ने बताया कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में पत्नी के पास जाना है। मुझे ये बात बड़ा अजीब लगी थी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैं सोने के लिए लेटी तो मेरा पति पहले ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि पति का चेहरा देखूं। आखिर वो मेरा पति बन चुका था। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे, तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बांधा बांधा गया था, जिसमें फूलों की लड़ियों में
मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो, ये रात भी गुजर जाने दूँ। चंद घंटों की तो बात है। सुबह होते ही मैं अपने पति को देखूँगी। मैं पति के पहलू में ही सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, तो मैंने मुस्कुराकर बेड के दूसरी तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरा पति ही नहीं था। वॉशरूम भी खुला हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारों से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ-साथ आस-पास अपने पति को भी देख रही थी कि वह कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर फूंक मार दी। शायद वो कुछ पढ़ रही थी और वह मेरे लिए ही पढ़ रही थी। जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूँका था, यह देखकर मुझे पति की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और मेरे पति के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है। तभी तो सास भी मुझ पर कुछ पढ़ के फूँक रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वो कहाँ हैं? मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त तो 10 बजे से शुरू होता है। फिर 8 बजे वहाँ कैसे चले गए? सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा उसके काम का कोई पता नहीं। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल जब चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मेरा दिल चाहा सास से पूछूं, क्या पति की शादी में मर्जी नहीं थी? ना ही रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और ना ही वो चेहरा दिखाए। कैसे चले गए भला? कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है? मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटी ये तुम्हारा देवर है। मैंने सरसरी सी नजर दौड़ाकर उनसे नमस्ते किया, तो वो आंखों से ही जवाब देकर वहां से बाहर चले गए और सारा दिन भी यूं ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वो तो मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी और बहुत खुश मिजाज थी। मुझसे बहुत प्यार से मिलती थी। मैं तो बहुत खुश, चलो सास बहू में खूब जमेगी। मगर अब तो वो मुझसे बात भी खोया ख्यालों में डूबी हुई करती थी। मैं जब भी बुलाती तो ख्यालों से निकलकर मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे पति सास के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 लोग ही यहाँ पर रहते थे। मैं शाम में अपने पति के आने की राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी हुई थी। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन मुस्कुराकर दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर राजवीर खड़ा था। वो मुझे यूं खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नजरें चुरा लिया। मैंने भी उससे नमस्ते किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नजरें घड़ी पर जा रही थी। ना जाने मेरा पति कहाँ रह गया था। सास ने जबरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वही खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह बौखला कर नजर ही बदल लिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे नफरत करते थे या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलता छोड़ा। मेरे पति राकेश दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे पति के पास जाकर बैठ गई। मेरा कंधा पति के कंधे के साथ लग गया तो वह फौरन मुझसे इतना दूर हुए कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ ना लग सके। मैं पति से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पति की तरफ देखा और डरते डरते पति का हाथ थाम लिया। मेरा हाथ महसूस करते ही फौरन राकेश ने अपना हाथ छुड़वाया और उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करे। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे नींद आ रही है। पति की बातें मेरी आंखों में आंसू ले आया था। मैं बोली कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पति फौरन गला खखार कर बोले,
कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास वक़्त है, जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन-सी मजबूरी थी कि मेरा पति मुझसे दूर भाग रहा और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूँ। उस दिन के बाद कई दिन यूँ ही गुज़र गए और सारी रात मैं यूँ गहरी नींद सोती कि मेरी आँख फिर सुबह ही जाकर खुला करती थी। सारा दिन पति घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं किसी की नज़रों में हूँ। लेकिन जब मैं इधर-उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार-बार वो एक ही शब्द दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उसकी विनती कर रही थी। ना जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई, तो वो फ़ोन बंद करके अपने आँसू पोंछने लगी थी। मैंने उसको रोने की वजह पूछी, तो वो कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है, कई साल हो गए हैं। उनसे सीधे मुँह बात तक नहीं कर रहा है, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वो उसकी फ़ोन पर रो-रो के विनती करती है। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आ गई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने ये महसूस किया था कि सास और देवर दोनों को खाना खाना नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और जब देवर के ये तेवर मौसी ने देखी, तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने राजवीर का रिश्ता बचपन से ही मेरी बेटी से तय किया था। अब तुम मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बनाकर लाओगी? मेरी सास अपनी बहन को टाल-मटोल कर रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे वो राजवीर की शादी अपनी बहन की बेटी से करना ही नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी। मैं और मौसी जाग गई। मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मौसी भी वहां आ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूं। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। मौसी मुझसे कहने लगी, राकेश नजर नहीं आ रहा? क्या अब तक सोया पड़ा है? कल से मैं आई हूँ। उस लड़के को मिलने की भी इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा, वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा, वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर मौसी खामोश हो गई थी। फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया, तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पर इतना ज्यादा नाराज है कि रोज मेरी सास उनसे विनती करती हैं, लेकिन वो हैं अपनी बहन पर जरा भी तरस नहीं खाते। मेरी बात सुनकर मौसी हैरत में पड़ गई। कौन भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं है। हम बस 2 बहनें ही हैं। यह बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था, तो वो रो-रो कर किससे विनती करती थी कि वो वापस आ जाए, एक बार उनसे मिल ले। मौसी भी नाउम्मीद हो गई थी और मेरी सास कहने लगी कि राजवीर उनकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्यों? तो वो कहने लगी, उसकी मर्जी नहीं है। मैंने कहा, अगर मर्जी नहीं थी, तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी? पहले इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने राजवीर से भी कही है। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत दुखी हो चुकी हूँ। दोनों ही मर्जी के मालिक हैं। ये कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगा। तक तंग तो मैं भी अपने पति से आ चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरी एहसास नहीं। क्यों नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाऊँ, ताकि उन्हें मेरी कदर हो। इसलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ, तो अपनी सास से पूछी और चली गई और सोचा, अपनी माँ से भी तो जाकर पूछूं कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है, जिसने अभी तक अपना चेहरा अपनी पत्नी को दिखाया ही नहीं। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहां पहुंचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके पर पहुंची तो तभी एक दिन एक कोरियर आया। वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उससे बोला, किसका पेपर है, और टटोल कर देखने लगी। उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर मैंने अंदर मौजूद पेपर पढ़ा, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं पेपर देखकर अपने घर जाकर अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग से सोचने-समझने की क्षमता सब कुछ खत्म हो चुकी थी। मेरे साथ कौन-सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था। जो पेपर मेरे हाथ में थे, वो देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं चकरा कर रह गई थी। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा,
वो मुझे मेरे पति की फ़ोटो दिखाए, जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने पति को देखा भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई, जो खाना खाते वक़्त ली गई थी। वो बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वो इंसान मेरे कमरे में आया था, जो पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। यह कौन था, जो मेरे जज़्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद ये चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरा पति नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उसे ये पूछा, "मैं मायके गई थी, तो आपने मुझे कितना याद किया?" मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा कर कहने लगे, "ज़ाहिर है, आप मेरी पत्नी हैं। मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ?" मैंने कहा, "मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था। वो मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया है कि 1 महीना गुज़र गया है, मैं आपको क्यों ना देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएँगे या मैं जला दूँ?" वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगी, तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अगले दिन उनसे माफ़ी माँगी और वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे। लेकिन उनके सोते ही मैं सोफ़े पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी, किस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊँ। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पे रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छिप गई और वहाँ छुपी जहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरी तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा, तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 1 माह से मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुँह पर मारा और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर्स थे, जिसमें खत भी मौजूद था, जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे विवाह करवा दिया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ, ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक़्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था, तो कौन मेरे कमरे में आता है? और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर से के रख दिया। तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया, अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि राकेश भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती है, ताकि आपको इस बात का शक न हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता राजवीर के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेट अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे का है और मैं और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने राकेश से बहुत विनती की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाह रही हूँ। मेरे मम्मी-पापा ने मेरा विवाह राजवीर से करवा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। आज मैं राजवीर के साथ बहुत खुश हूँ। राजवीर और मेरी सास ने राकेश के से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।